अंतिमबाजी आप देख रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं डिम्पी काल रहा। तो मेरी ये आवाज़ आपने सुनी होगी गाना भी सुना होगा, पहचान में नहीं था, लेकिन अब ऑब्वियसली जब पता चला अब ये गाना आरबीआई में बजेगा। हमारे नए डिप्टी गवर्नर म्यूजिक भी कंपोज करते हैं, गिटार भी बजाते हैं, तो मुझे लगा अच्छा है, चला आरबीआई की कमेंट्री भी थोड़ी म्यूजिकल हो जाएगी। वैसे आज शाम को उनका क्रिटिकल डेटा आने भी वाला है, एफएसडीसी की रिपोर्ट आने वाली है जिस पर नजर रहेगी। लेकिन हाँ, ये अच्छा है। देखिए, ये दूसरी जो इससे भी बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो यंगेस्ट आरबीआई डिप्टी गवर्नर है सो फार, जो नई सोच ज़रूरी है इस समय। बिल्कुल, देश तो बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बदलते देश की है और एक तस्वीर है कि अब यंगेस्ट आरबीआई डिप्टी गवर्नर हमको मिलने वाले हैं। और नो डाउट जब वो पहली बार कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया की लाइमलाइट में पूरी तरह से वही होंगे। वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। उर्जित पटेल को तो हम इनफैक्ट 2 बार पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास है और 8100 पे कल हम फिसल आए थे। आज हो सकता है लास्ट का आधा घंटा बहुत वॉलेटाइल होगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर कई लोग अपने सौदे छोड़ के चले जाते हैं तो कंप्यूटर्स अपने आप उन सौदों को सेटल करता है। तो इसलिए लास्ट का आधा घंटा आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। ये शॉर्ट कवरिंग का दूसरा दिन है जब बाजार लगातार 8100 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कल भी यहीं से फिसला था और ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का ही प्ले है कि 1 घंटे के अंदर आपको हाई और 1 ही घंटे के अंदर आपको लो लगता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए आधे घंटे के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक पोल ये कहता है कि 8000 की इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है। इसी 8000 के इर्द गिर्द हम कहीं ना कहीं अगली सीरीज में भी एंटर कर जाएंगे और यही हमारा एक बेस भी हो सकता है, यही हमारा एक डेस्टिनेशन भी हो सकता है, अगर टूटे और अगर चले, दोनों ही केस में। आज एफएमसीजी और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में अच्छा हरा निशान है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, बजट वाले स्टॉक्स में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब तक का रोल ओवर का आंकड़ा औसत रोल ओवर है, ठीक है। नतीजे और बिक्री के आंकड़े 2 ऐसी चीज़ हो गए जिस पे बाजार अब ज़्यादा फोकस हो जाएगा। 1 तारीख से नंबर्स पे और 5 या 6 तारीख से क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। बिल्कुल, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इस समय अच्छा कंट्रीब्यूशन कहाँ पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की ये जो तेज़ी है, इसके आर्ली गेनर्स को एक बार देखते हैं। इस घंटे में सबसे ज़्यादा तेज़ी जिन स्टॉक्स पर देखने को मिली है निफ्टी में, उन स्टॉक्स को अगर हम देखें, इसमें एसीसी ने देखिए अच्छा मूव दिया है, अदानी पोर्ट है, अंबुजा सीमेंट्स है, एशियन पेंट्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा एक्शन देखा है, सबसे ज़्यादा मूव देखा है। अब अगर आप निफ्टी के नेट गेनर्स को देखेंगे तो इसमें तो जो वो यूजुअल एंट्रेंट्स हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो तो है ही, चाहे वो ग्रासिम हो, यस बैंक, बॉश, बीपीसीएल। टर्नओवर को एक बार देख लेते हैं। आज हालांकि सेटलमेंट हो रही है तो बहुत ज़्यादा कंसर्न टर्नओवर को लेकर नहीं है, लेकिन 4,48,000 करोड़, यानी आज भी 5 लाख करोड़ के पार तो पहुँच जाएगा ये आंकड़ा। तो ये अच्छा सा, ये एक्सपायरी की वजह से भी है, करीब 5 लाख करोड़ के आसपास कम को आंकड़ा वापस यहाँ पे मिल रहा है। एक बार आप फटाफट से देखें आज डेरिवेटिव के कौन कौन से शेयर चले हैं और कौन कौन से टूटे हैं। अब तक का रोल ओवर निफ्टी का करीब 60% को पार कर गया है। इट्स अ गुड साइन कि पिछले 3 दिन में हमने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम में रोल ओवर भी इंक्रीज होता हुआ दिखा है। और एक अच्छा साइन ये है कि रोल ओवर हम नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फ्लोट करके नहीं गए हैं, यानी कि दिसंबर में ही ज़्यादातर मंदी के सौदे कट गए हैं, ये बात कही जा सकती है। और जनवरी के अंदर ज़्यादातर मंदी के सौदे नहीं गए हैं, तो इसलिए जनवरी ऑल टुगेदर अपने ही सेंटिमेंट, अपने ही आंकड़ों पर चलता हुआ दिखेगा। जिन एफ&ओ के शेयर्स जो आज चलते हुए दिख रहे हैं उसमें आईएफसीआई है और भारत फाइनेंशियल है, एम&एम फाइनेंस, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स जो आज चल रहे हैं। लेकिन इस बढ़त में भी कुछ डेरिवेटिव के ऐसे शेयर हैं जो टूट भी रहे हैं। अगर आप वो देखेंगे उसमें आपको डिविस लैब आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है और साथ ही इंजीनियर्स इंडिया कई दिन से चल रहा था, आज ये भी टूट गया है। बिल्कुल, हमारे साथ अब नताशा शंकर हैं और साथ ही आनंद टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो फाइनली आनंद 2016 की आखिरी एक्सपायरी आज, और किसी तरह ये साल ख़त्म हो रहा है। एनुअलाइज्ड अगर आप देखेंगे तो कुछ खास देखने को मिला नहीं है मार्केट में। लेकिन अब कल एक अहम अनाउंसमेंट है। कल प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी सभा का नेतृत्व करने वाले हैं जिसमें कई बैंकर्स भी मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल से ये डिमोनेटाइजेशन की डेडलाइन कल ख़त्म होने के बाद जो स्टेज 2 है उसके जो कदम है उनकी घोषणा कल होगी और 31 दिसंबर को वो राष्ट्र को भी संबोधन करने वाले हैं। तो एटलीस्ट ट्रिगर हैवी तो है आने वाले 1-2 दिन। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बैंक्स ही बन जाएंगे। ऐसे में आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए, जहाँ तक मोदी साहब का कहने का वक्तव्य है, वो कहना मुश्किल ही रहता है कि वो अब कौन सा हथौड़ा चलाएंगे। अगर वो कुछ और सफाई करने के चक्कर में है तो मेरा डर ये है कि मार्केट ही सफा हो जाए।
तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि कुछ मलहम लगाया जाए, कुछ ग्रोथ की बातें हों, बनस्बत ये कि और कुछ सफाई की अभियान शुरू हुआ। तो ये उम्मीद है कि अगले साल जो है कुछ हद तक गवर्नमेंट ग्रोथ के बारे में ज़्यादा तवज्जो देगी और सफाई के बारे में थोड़ा सा कम फोकस रहेगी। अब बाकी देखना पड़ेगा वो क्या कहते हैं। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, मेरे हिसाब से बैंक्स में अभी भी प्रॉब्लम बरकरार है, क्योंकि भले इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, उसमें प्रॉफिट गेन होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक्स के पास एक्सेस SLR नहीं था जो कि पिछले साइकिल में हुआ करता था। तो वो प्रॉफिट गेन उतना आएगा नहीं जितना पहले संभव हुआ करता था। और इस वक्त तो जो भी फ्लो आ रहे हैं वो नेगेटिव है, क्योंकि आपको वैसे भी SLR, आपको वैसे भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ गई है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ कहीं बढ़ नहीं रही है। और इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो बैंकों के ऊपर मार्जिन का प्रेशर बरकरार रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे माहौल में बैंक में बहुत ज़्यादा बढ़त आने की संभावना है। वो अलग बात है कि टेक्निकली क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है इसलिए शायद 1-2 शेयर्स चल जाएं, लेकिन आपको इस वक्त थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। जो बाउंस हो भी रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्टेड रहेगा अर्निंग्स से, और जब तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी तब तक बाजार चलना मुश्किल ही रहता है। मीर, आजकल 2 शब्दों से ना बड़ा डर लगने लग गया, एक तो मित्रों और दूसरा भाई और बहनों, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो कोई ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उपदेश में होने वाला है। ये शब्द आपको अब ध्यान में रखने होंगे। लेकिन नताशा, 4 तारीख को ना अनाउंसमेंट हो सकती है 5 स्टेट में चुनावों को लेकर, और इस बार का बजट 1 महीने पहले है, फरवरी की स्टार्टिंग में हो जाएगा। 5 तारीख को अनाउंसमेंट होने वाली है, ये 1 महीने का गैप रह जाएगा। ठीक अनाउंसमेंट से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद थोड़ा सा प्रो किसान बजट होगा, प्रो कृषि बजट होगा। समझदारी इसमें है कि कुछ एक कृषि से जुड़े हुए शेयर्स को प्लस कर लें। खाली बजट से ही रिलेटेड नहीं डिम्पी, वैसे भी जो एग्री स्टॉक्स हैं वो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जिस तरह से खारिफ सीजन में थोड़ा सा क्रॉप एकरेज बढ़ा था और अभी तक ठीक ठाक ही रहा है। MSPs जो हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो इन सब को देखते हुए जो एग्री स्पेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। उसमें पर्टिकुलरली जो एग्री केमिकल स्पेस है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, दैट इज लुकिंग इवन मोर अट्रैक्टिव विज़-विज़ द फर्टिलाइजर्स। तो वी बीन पॉजिटिव ऑन इट फॉर अ व्हाइल एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ एक स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर अच्छा मुंह देखने को मिला। हमारे साथ अब विवेक गुप्ता भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। TGB बैंक्वेट्स ये इस समय करीब 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिंकॉन स्पिरिट है जो कि 15% ऊपर है। कोहिनूर फूड्स अब ये 10.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। और एक काउंटर जिसमें आज ट्रेड हो रहा है वो है जैकॉब, यहाँ पर ब्लॉक डील भी है। और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा मुँह है, इसमें JBM ऑटो है जो कि 5.5% ऊपर है। चेन्नई पेट्रो, पायोनियर डिस्टिलरीज ये दोनों करीब 5-5.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। वॉनबरी और एक काउंटर है जो कि करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर। तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर इस समय रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। विवेक, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस समय मार्केट में? अगर निफ्टी को ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है 8050 से लेकर 8060 की जो रेंज है वो एक्यूमुलेशन रेंज है। इस रेंज में बाइंग करनी चाहिए। ओवरऑल 8120 से लेकर 8150 तक की रेंज देखी जा सकती है। आपने कुछ स्टॉक्स की बात की जैसे TGB होटल्स, मुझे लगता है TGB होटल्स में डेली चार्ट से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इसमें बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 77 से लेकर 77.50 की रेंज में अगर डिप आता है तो बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 74। ऊपर में 85 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। जे कॉर्प में भी काफ़ी अच्छा मूव एंटिसिपेटेड है। मुझे लगता है इसने काफ़ी अच्छे रेंज से ब्रेकआउट दिया है। इसमें भी बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 71 से लेकर 69.50 की रेंज में मिलता है तो बाई। इस पर संपर्क से थोड़ा सा टूट गया, वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। अरे ये लिकर कंपनीज ना ईयर एंड के होते हुए वापस कुछ चल रही हैं। ये सिर्फ साल का अंत है, यही एक फिनोमिना है, या फिर जिस बेस पे ये खड़े हैं? एक बेस ये है कि इनको अच्छी कॉस्टिंग मिलती है। अब ये कॉस्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन और अलग कंपोनेंट जिनसे यूजुअली लिकर बनती है उनकी इन्फ्लेशन नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो अर्बन एरियाज़ में है ना, वहाँ पे पहले से इनके पास टूल्स थे कि कैशलेस हो गए थे काफ़ी सारी जगहों पर, आपको मालूम भी हो इन सब चीज़ों को लेकर। ये लिकर कंपनीज अभी भी इन सभी चीज़ों को एंजॉय करेंगे और ये पोस्ट न्यू ईयर यानी कि जब नए साल में एक बार आ जाए उसके बाद भी हमको ये मोमेंटम दिख सकता है क्या, या फिर ये टाइम बाउंड है, 1-2 दिन और चलेगा बस? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो सभी क्षेत्र में थोड़ा से उछाल आ रही है।
मेरा मानना यह है कि ये ईयर एंड फिनोमेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वार्टर है, इसलिए इस वक्त जो है थोड़ा सा NAV मसाजिंग चल रही है। अगर आपको एक्चुअल रुझान देखना है तो वो 2 तारीख के बाद ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने कहा, कि अभी फ़िलहाल बाज़ार में कोई बहुत जल्दी खरीदारी करनी चाहिए। लिकर कंपनी स्पेशली 2 तरह से मारी जा रही है। एक तो हर जगह आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोल के रखा है कि हम वहाँ पर नशाबंदी कम कर देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी भी वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। अगर आप कोई भी कंपनी देखें तो शायद अभी भी यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं देखा, लेकिन अभी भी शायद वो 40 टाइम कम से कम, इफ़ नॉट 50 टाइम्स के अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा होगा। जिस माहौल में जहाँ पे वैल्यूएशन कम करने की संकेत आ रहे हैं, क्योंकि विदेशी निवेशक जो हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, उस माहौल में बहुत महंगे शेयर्स लेना मेरे हिसाब से कोई बहुत सेंसिबल स्ट्रैटेजी नहीं लगती है। इस बीच एक बार IFCI, IDBI इन स्टॉक्स को देखते हैं। ये जो NSE के IPO की बात है, उसका क्लियर रब ऑफ इन स्टॉक्स पर देखने को मिला है। IFCI देखिए अभी भी करीब 13-14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। IDBI पर भी आज दिन भर हमने ठीक रुझान देखा है। अब ये IPO तो जब आएगा तब आएगा आनंद, लेकिन इन स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए? शुड वन सेल इन न्यूज़ राइट नाउ? अगर कंपनी, IFCI जैसी कंपनी अपने पास खाली एसेट्स ही है, कुछ अनलिस्टेड कंपनियां, तो वो आप अगर एडजस्ट करके शेयर में कुछ दम लगता है तो ठीक है। बिजनेस तो कोई खास तब्दीली होने की संभावना नहीं है। ठीक है नताशा, इस बीच आपका फोकस क्या है 2017 में? आप किस सेगमेंट को ज़्यादा देखते हैं कि थोड़ा कंफर्टेबल है, हमको पोजीशंस कुछ वहाँ बनानी चाहिए, या हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारे पास थोड़ा एम्पल मनी हो या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, उस पर्टिकुलर थीम, उस पर्टिकुलर सेक्टर में हमको ट्रेड करना चाहिए 2017 के लिए? ये 2017 में जो थीम्स हम लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, एक तो जो कंजम्पशन थीम है वो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हुआ है, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। मीडियम टर्म में भी एक्सपेक्ट थिंग्स टू रिवर्ट टू नॉर्मल, एंड उसका बेनिफिट जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स, पर्टिकुलरली एरियाज लाइक ऑटोज़, ऑटो एंसिलरीज, FMCG, इनमें मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा पूरा फोकस जो है गवर्नमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहा है। काफ़ी हद तक हमने देखा है कि प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस हुए हैं और काफ़ी नए ऑर्डर्स देखने को भी मिले हैं, और कंपनीज जिनकी की बैलेंस शीट अच्छी है और उनके पास में फंड्स हैं जो कि उन्होंने रीसेंट पास में अक्यूमुलेट करे हैं, उनके पास में वो एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ भी है कि ये जो उनको नए ऑर्डर्स मिले हैं उसको वो लोग मोनेटाइज कर सकें। सो दैट्स अनदर थीम दैट वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन। इसके अलावा एग्री, जैसे हमने बात करी कि जो बेटर मानसून हुआ है उसकी वजह से जो जिस तरह से एकरेज देखने को मिल रहा है, क्रॉप सोइंग देखने को मिल रहा है, उसका बेनिफिट जो है एग्री केमिकल्स पे डेफिनेटली मिलना चाहिए। सो दीज वुड बी द एरियाज वी वुड बी पॉजिटिव ऑन फॉर 2017। चलिए इस बीच देख लेते हैं आज जिस तरह का मार्केट का रुझान है, और एक चीज़ अच्छी है कि कम से कम जो मार्केट की सोच थी कि एक अच्छे ट्रेंड में, अच्छी ट्रैजेक्टरी में अगर आज की सेटलमेंट होती है, एटलीस्ट द सीरीज विल नॉट एंड ऑन एज पेसिमिस्टिक नोट जितना लग रहा था इस सीरीज़ की शुरुआत में। और ये ट्रस्ट में ये सीरीज़ काफ़ी पेनफुल रही भी है। अगर आप मार्केट के लिए देखें तो कांस्टेंट सेलिंग, हैमरिंग हुई स्टॉक्स की, मैक्रो न्यूज़ फ्लो अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बीच आज, और आई थिंक कल के ट्रेड में और आज के ट्रेड में हमने देखा कि जो रोल ओवर है उसमें भी और पिकअप देखने को मिला, जो कि पहले से बेटर था ही वैसे भी। तो वो ठीक है, संकेत अच्छा बनता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये एक वन ऑफ है या फिर ये मार्केट का अर्ली इंडिकेशन है, अर्ली साइंस हैं कि अगली सीरीज़, क्योंकि प्री बजट सीरीज़ होगी, उसमें भी मोमेंटम, अब चाहे वो किसी भी तरफ हो, लेकिन जारी रहेगा, वो देखना होगा। बिल्कुल, ये मोमेंटम ज़रूर नोटिस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक का जो डेरिवेटिव का डाटा है वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, थोड़ा समझदारी के साथ ट्रेड करें। ये चीज़ अच्छी है कि जो दिसंबर में हमारे पास शॉर्ट्स थे सिस्टम में, एटलीस्ट मैं रोल ओवर के आंकड़े और डेरिवेटिव की पोजीशंस देख के कह सकता हूँ कि 20 to 30% शॉर्ट्स सेटल हुए हैं इस सिस्टम के अंदर। आपके पास 30% नेगेटिविटी कम जा रही है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और ऑल टुगेदर बजट है, आपके पास अर्निंग्स है, नंबर्स हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नोटबंदी के बाद सरकार अनाउंस कर सकती है। वो सारी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती है, और उसमें एक टैक्सेशन भी एक बड़ा मामला होगा। आनंद, ये कई सारे ट्रिगर्स होंगे हमारे पास। अब अगला बाजार जब हम जाएं, यानी कि आज जो अभी भी जो लोग रोल ओवर कर रहे हों या फिर जिन्होंने पोजीशन बनानी बाकी है, इस बार की सीरीज़ से अगली बार की सीरीज़ आपको कितनी बेहतर दिख रही है,
ये वैसी तो नहीं होगी जैसे दिसंबर में ऑल टुगेदर हमने देखी है कि हमको वेट ही करता रहना होगा, हमें 1% का रिटर्न तक नहीं मिल पाएगा नेट में? देखिए, सीरीज टू सीरीज मैं नहीं कह पाऊंगा बिकॉज ये इसके ऊपर मैं ना तो ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना ये मेरा कोई कॉम्पिटेंस एरिया है। अगर आप जनवरी में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, एक रिजल्ट्स आएंगे, दूसरा बजट के ऊपर लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। रिजल्ट्स नेगेटिव रहेंगे, बजट की उम्मीद ये है कि पॉजिटिव रहे। तो इस वक्त किस तरह से रुझान जाएगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट अपने क्या कहते हैं फिस्कल डेफिसिट पर फोकस करेगी तो ये एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का बजट ग्रोथ की तरफ फोकस्ड रहे। हाउस होल्ड्स के हाथ में इनकम होना ज़रूरी है। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता भी है तो मेरे हिसाब से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये राय जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर से बात करेंगे तो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे ना तो खाता है ना रहता है, उसको खाली अपने पैसे की चिंता है। तो जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था का हिसाब है, मेरे हिसाब से इस वक्त सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि ग्रोथ की बढ़त कैसे हो, हाउस होल्ड इनकम कैसे बढ़े, और इसका मतलब ये है कि टैक्सेस के लेवल कम होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो आप बाज़ार को कम से कम 1 साल के लिए भूल जाइए। चलिए, बाज़ार को भूलना। विवेक इस बीच हैं हमारे साथ। विवेक आप सुन पा रहे हैं? फिर से संपर्क टूट गया उनसे। इस साल के अंत में संपर्क टूटता है कि जो साल में बने होते हैं कि साल में टूटता रहता है संपर्क। इस बीच रजत हमारे साथ है क्योंकि डेरिवेटिव की आज एक्सपायरी है, तो एक बार पोल भी समझ लेते हैं उनसे, किस तरह का अब तक एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं और कितना पोल सटीक बैठ रहा है, और दूसरा आंकड़े क्या कह रहे हैं इस समय के डेरिवेटिव्स के। रजत बताएं आप। जी बिल्कुल, ज़्यादातर जो कंसेंसस था वो था 7980 से 8050 की रेंज पे, लेकिन पूरा दिन देख रहे हैं हम इस रेंज के एक तो अपर पोर्शन पे कामकाज हुआ और उसके बाद ये रेंज भी टूटी। अब 20% ब्रोकर्स का मानना था कि 8050 के ऊपर एक्सपायरी कटेगी, लेकिन जो कंसेंसस था वो ये कि 7980 के लेवल नहीं आएंगे, और इनफैक्ट अब 8000 के पुट में आज के सत्र में 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल तोड़ना बाजार के लिए बहुत मुश्किल पड़ गया आज पूरा ही दिन। तो ओवरऑल अभी भी बायसनेस पॉजिटिव साइड पे है, हालांकि हो सकता है लेटर हाफ में थोड़ी जो तेज़ी बनी आज वो फिजल आउट हो जाए, लेकिन ये पोल जिसने बताया 7980 के लेवल के ऊपर एक्सपायरी कटेगी बिल्कुल सटीक बैठा। ओवरऑल अब जो निफ्टी के रोल ओवर्स की बात आप कर रहे थे डिम्पी, वो बात सही है कि बजट से पहले शॉर्ट पोजीशन सिस्टम से थोड़ी स्क्वीज हुई है। एफआईएस की अप्रोच अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो जाए और निफ्टी बैंक से थोड़ा पार्टिसिपेशन मिल जाए तो हो सकता है कि जनवरी की शुरुआत में ही काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त दिखा दे बाजार। लेकिन अभी तक जो पीएसयू खेमा है, सरकारी जो बैंक्स हैं वहाँ से पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है, निफ्टी बैंक उसके चलते परफॉर्म नहीं कर रहा है। रोल ओवर फिगर्स के हिसाब से 58-59% के रोल ओवर निफ्टी पे हो चुके हैं। 1.5% की बढ़त सीरीज पे आती हुई नजर आई, और पिछली सीरीज में जो कार्नेज हुआ था उसको संभालने की कोशिश करी मार्केट ने। कह सकते हैं पॉजिटिव रोल ओवर्स तो नहीं, एटलीस्ट जो मंदी की पोजीशंस थी वो नेक्स्ट सीरीज में कम बैठ रही हैं। निफ्टी बैंक अभी भी प्रॉब्लम एरिया है, यहाँ पर इस सीरीज में 2% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स थे इस सीरीज में वो मैं आपको एक करके नाम बताता हूँ। हम पूरी सीरीज में इन स्टॉक्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे। BEML ये स्टॉक 25% चढ़ा, IFCI सीरीज के लेटर हाफ में चढ़ा क्योंकि NSE के IPO की खबर निकल आई, 22% यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला। इंजीनियर्स इंडिया ने तो कमाल कर दिया इस सीरीज में, इसमें 19% की बढ़त थी, और सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो था इस सीरीज का वो था IT स्टॉक, जिसमें टाटा एलेक्सा और माइंडट्री जैसे स्टॉक जो थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। डिविस लैब्स नेगेटिव खबर की वजह से 30% टूटा और ओपन इंटरेस्ट भी 68% का खड़ा हुआ है इसमें। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स और जो मैं सरकारी खेमा बोल रहा हूँ जैसे कि यूनियन बैंक, PNB, इन स्टॉक्स में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। और यूनियन बैंक का ओपन इंटरेस्ट है 78%, PNB का ओपन इंटरेस्ट है 68%, यानी कि ज़्यादा माफ कीजिएगा रोल ओवर बहुत ज़्यादा रोल ओवर्स के साथ ये नेगेटिव पोजीशंस बन रही हैं। तो वही बात है कि अगर निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स या फिर निफ्टी बैंक स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स अगर पार्टिसिपेशन कर दें, यहाँ से मंदी की पोजीशंस कम हो जाए तो नेक्स्ट सीरीज की शुरुआत काफ़ी बेहतर हो सकती है। कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है क्योंकि अब सबसे बड़ी थीम जो है वो बजट की है नेक्स्ट सीरीज में। तो एक तो ये स्टॉक है कावेरी सीड जो इस सीरीज में 4% चढ़ा है और रोल ओवर के लिहाज से 61% का रोल ओवर देखने को मिला है। इस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि बजट में हॉस्पिटल सेक्टर के लिए हो सकता है कि कुछ बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की जाए। अपोलो हॉस्पिटल इस सीरीज में नहीं चढ़ा, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज बेहतर रहे इसके लिए। जैन इरिगेशन, यहाँ पर ट्रेडर्स का फोकस है, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो जैन इरिगेशन ओपन इंटरेस्ट भी 64 रोल ओवर फिगर 64% की हो गई है। सीरीज में 1% का गेन है स्टॉक में मिला, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ है, तो जनवरी सीरीज की शुरुआत बेहतर कर सकता है। और डिश टीवी हमारी ग्रुप कंपनी, यहाँ पर भी 72% रोल ओवर फिगर्स हैं, और अगर गेन देखें इस सीरीज में तो 2% के गेन है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जनवरी सीरीज की शुरुआत में आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल रजत,
आपने कुछ समय पहले गाना आया था ब्रेथलेस करके, वो सुना था क्या आपने? शंकर महादेवन का नहीं, एक्चुअली मैं वो गाना ठीक से सुन नहीं पा लेकिन फॉलो कर रहे हो आप उस गाने को। आप compete कर सकते हैं शंकर महादेवन के साथ। एक बात बताइए, 2017 का रेजोल्यूशन क्या है आपका? 2017 में इनफैक्ट यही कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा रेजोल्यूशन तय नहीं किया गया, और ये अचानक आपने क्वेश्चन फेंकने शुरू कर दिए, इसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। अभी 2017 का रेजोल्यूशन करना बाकी है। नहीं, बस दो दिन में शुरू हो रहा है 2017, कुछ तो सोचा होगा आपने? नहीं, अभी तक कोई ऐसे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं किया। चलिए, अच्छा है, सोच लीजिएगा, अच्छा है, रेजोल्यूशन रखने चाहिए, हालांकि नोबडी फॉलोज इट, लेकिन जो डेटा दिया रजत ने वो इंटरेस्टिंग था। रेजोल्यूशन तो उनका देखेंगे क्या होता है, लेकिन देखिए आनंद, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं ना जिसमें, जैसे कल हमारी नितिन गडकरी जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने क्लियरली संकेत दिए, जो आपने भी कहा, कि कंज्यूमर के हाथ में कुछ ना कुछ तो छोड़ा जाएगा, विच मीन्स हो सकता है कि एटलीस्ट जो लोएस्ट ब्रैकेट है उसमें टैक्स रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर होगा, सरकार खर्च बढ़ाने पर जोर देगी। अब ये सारी चीज़ों को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ हद तक पॉपुलिस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आने की संभावना है। और रेलवे में वैसे भी काफ़ी रिफॉर्म्स की बात हो रही है। रेलवे स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं आप इस समय? कुछ नहीं कर रहे हैं। रेलवेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको 3-4 साल लगते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जब तक ये साइकिल कम नहीं होगा। हालांकि जहाँ तक मुझे पता चला है, कोशिश बहुत हो रही है रेलवे मिनिस्टर की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से कि प्रोसेसेस को थोड़ा सा सुधारें ताकि जल्दी से पैसे खर्च कर सकें और कुछ सुधार नज़र आना शुरू हो। लेकिन इस वक्त अगर आप माहौल देख रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल वाला है, क्योंकि पे कमीशन के पेमेंट के बाद रेलवे में लॉस होना फिर से शुरू हो गया, जो कि इस बार ऑफकोर्स शायद पता नहीं चलेगा क्योंकि मेन बजट में मर्ज हो जाएगा, लेकिन उनके पास पैसे हैं नहीं। उसके साथ साथ जो कैपेक्स का प्लान है वो अभी तक फ़िलहाल कहीं रियल लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है। ज़रूर कुछ जगह पे वायरलेस आ गए एंड ऑल दैट, बट कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। और आगे जाके भी जो प्रोग्राम है उसमें जब तक वो ऑर्डर फ्लो होना शुरू नहीं होगा तब तक उसमें डोमेस्टिक कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक जो भी आपने बड़े ऑर्डर्स जो प्लान किए हैं, जैसे कि जो हाई स्पीड रेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा ऑर्डर जो है वो बाहर कंपनी फॉरेन कंपनीज़ को गया है, तो उसमें इंडियन कंपनीज़ को कुछ बचा कुचा ही मिलेगा। तो भले ही तो सबसे ज़्यादा रेलवेज़ का प्रभाव एक्चुअली रियल एस्टेट पर पड़ेगा, क्योंकि वो जो लैंड एक्वायर करेंगे तो उसमें फार्मर्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस बीच विवेक गुप्ता हमारे साथ वापस जुड़े हैं। विवेक, कोहिनूर फूड्स पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो चावल से जुड़ी हुई कंपनीज है ना, एक दिन चलती हैं और उसके बाद थोड़ा सा रुक जाती हैं। मेरा एक बेसिक सवाल है, जिन्होंने इंट्राडे गेन कर लिया कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर समझदारी इसी में थोड़ी देर और रुक जाएं, इसमें एक दिन और देख लें, ये और चल सकता है। कोहिनूर फूड्स पे आपकी रिकमेंडेशन? डिम्पी जी, अगर डेली चार्ट कोहिनूर फूड्स का देखें तो 65-66 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। रिट्रेसमेंट लेवल पे वो एक बाइंग पॉइंट बनता था। मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक आया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है, तो होल्ड करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69 का। ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि 74 से लेकर 75 तक ये लेवल्स एक्सटेंड हो सकते हैं। इस बीच देखिए, जो अब जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के सामने तो नहीं लेकिन देश के सामने, वो है एक तो कल, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की डेडलाइन है, कल प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम भी है और उसमें कई नए स्टेप्स अनाउंस हो सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। जैसे आनंद ने कहा कि वो थोड़ा एंटिसिपेशन बढ़ जाता है वो जब संबोधन करके कि होगा क्या। इस पर तो कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास जो हम आपको बताएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि MOS फाइनेंस संतोष गंगवार जी से हमने बात की, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि कम से कम कल के बाद जो ATM में कैश विड्रॉल लिमिट है उस पर लोगों को रिलीफ मिल सकती है और ATM के बाहर की कतारें फाइनली 50 दिन के बाद ख़त्म हो सकती हैं। नोटबंदी के फैसले के 50 दिन पूरे हो गए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी। सर, 50 दिन पूरे हो गए हैं और सरकार ने कहा था कि 50 दिन के बाद लोगों के जो दुख तकलीफ है नोट को लेकर ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये तकलीफ ख़त्म हो गई या अभी कुछ दिन तक और चलेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे आपको ये समस्या नज़र नहीं आएगी। जी, अभी भी बैंकों में और ATM में जो कतारें नज़र आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि कैश उनके पास नहीं है, ATM खाली दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर आदमी बैंक पर जाए,
बैंकों में लोगों को लाइन लगाते हुए असुविधा ना हो, ये हमारी चिंता का विषय है। और एटीएम पर भी आदमी जाए, उसे पैसा निकाल सके। और मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, इस समय अभी जो पाबंदी है जल्दी ही कुछ दिनों में हट जाएगी। 31 दिसंबर के दिन जो देश के नाम संदेश है, उसमें कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला या कुछ नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष की शुभकामनाएं, और देश तरक्की करेगा, दुनिया में पहचान बनाएगा। एक और सवाल सर कि क्या आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन को जो लेकर कहा जा रहा था कि पूरा पैसा वापस आ जाएगा, कितना डिमोनेटाइज होगा, कितने नोट छपे और कितना पैसा आएगा? अब इसकी फिगर हमें नहीं मालूम। हमें मालूम है कि डिमोनेटाइज 16 लाख करोड़ के आसपास का धन हुआ था। कितना वापस आया है, क्योंकि आज तक पैसा जब वापस आएगा और जनवरी फरवरी मार्च में रिजर्व बैंक में वापस होगा। फाइनल फिगर तो मार्च के बाद पता चलेगी कि कितना वापस आया। पर यह है कि हम इसमें सतर्क हैं, इसको ध्यान दे रहे हैं। सर, सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि इससे जो इंटरेस्ट रेट है कम हो जाएंगे। कई सारे फायदे गिनाए गए थे इस नोटबंदी के। आपको लगता है ये फायदे कब नजर आएंगे या फायदे नजर मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे आप इसको समझेंगे कि वास्तव में इसके लाभ नजर आ रहे हैं। तो ये थे संतोष गंगवार, और कम से कम उम्मीद ये की जा सकती है कि थोड़ी बहुत रिलीफ तो मिलेगी कल के बाद, अगर कैश से पाबंदी हटती है तो। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से एक मैसिव कैंपेन प्लान किया जा रहा है डिमोनेटाइजेशन और उसके फ़ायदों को लेकर। और इसके लिए ऑलमोस्ट 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो सरकार ने तैयार किया है, जो सारे मिनिस्टर्स को फिलहाल सर्कुलेट किया गया है। और 31 दिसंबर को रात को जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, उस समय इस कैंपेन की शुरुआत होगी। और उसके बाद सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर इसके फ़ायदे बताएंगे और इसका प्रचार भी करेंगे। सभी मंत्री इनफैक्ट कम से कम 10 लोकेशंस का दौरा भी करेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी तैयारी है सरकार की। तो ये कह सकते हैं कि जो नोटबंदी का फेज़ 2 है, ये आपका पहले ही इंफॉर्मेशन जी बिजनेस दे रहा है आपको कि सरकार की पूरी योजना है कि अब फ़ायदे गिनवाए जाएं। और ये फ़ायदे इसलिए भी गिनवाए जाएं क्योंकि चुनाव भी हैं, और वैसे भी लोगों को ये समझना भी होगा, और समझ भी रहे हैं कि जो स्थिति है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है। नताशा, एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है कि सरकार सिंप्लीफिकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इस सिंप्लीफिकेशन डीबीटी से भी हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये चाहे फर्टिलाइजर्स को लेकर हो या फिर आगे चल के कुछ एक बिजली कंपनीज को भी फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सरकार हो सकता है एलपीजी की तर्ज पर ही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वह कुछ एक उपभोक्ताओं को सीधा दे। यानी कि जो कंजम्पशन और जो बिजली में पैसे कलेक्शन होता था, अब वो कैलकुलेशन नहीं होगी। जितनी बिजली की खपत है उस हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा। आधार कार्ड अब सबके पास है। ये पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर को आप कैसे रेट कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट कुछ भी करती है इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, दोनों बड़े कह सकते हैं एब्जॉर्बर हैं जो सब्सिडी के तौर पर सरकार का बड़ा पैसा ले जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ही सेक्टर्स जो हैं दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ डीबीटी व्हेनेवर दैट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड। और उसी के चलते अगर आपने देखा है तो सारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स जो हैं उसमें उनमें उतना ज़्यादा फॉल नहीं आया है जितना कि ब्रॉडर मार्केट्स में आया था। देव इन फैक्ट बीन कुशन फ्रॉम द फॉल। एंड पर्टिकुलरली ऑन द पावर साइड जो स्ट्रक्चर्ड यूटिलिटीज़ हैं जो कि एक फिक्स्ड आरओई अर्न करती हैं वो इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं फ्रॉम अ वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव। अगर आप उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखिए तो जिस तरह से वो लोग अपना कैपेसिटी एडिशन करने का प्लान्स कर रहे हैं जिसकी वजह से इक्विटी बेस बढ़ेगा, एंड गिवन दैट दे वुड बी लुकिंग एट फिक्स्ड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन इट, सो दैट वुड ड्राइव द मोमेंटम एज फार एज द अर्निंग्स ग्रोथ इज कंसर्न, एंड द डीबीटी ऑफ कोर्स वुड बी one of the biggest drivers for that growth as well. So power looks quite attractive, and within the space power grid looks very attractive. एक बार एक तो विवेक आपका शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सुमित बगाड़िया हमारे साथ जुड़े हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक बार देखते हैं। आज देखिए करीब 4% ऊपर ये समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखेंगे पिछले एक हफ्ते का तो इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। सुमित, भारत फाइनेंशियल पर क्या व्यू है आपका? हाय, गुड आफ्टरनून वीर। वेल देखिए, भारत फाइनेंशियल लास्ट 3 दिन के अंदर लोअर लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। 475 480 के लेवल से हमने एक वन वे मूव देखा है जिसके अंदर ये स्टॉक अभी 595 लेवल्स के आसपास आ चुका है। आई थिंक इमीडिएटली 600 का इसका एक रेजिस्टेंस है। जैसे ये 600 के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये 600 का लेवल नहीं ब्रेक कर पाता है तो ये रेजिस्टेंस फेस करके वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है।
आई थिंक फ्रेश बाइंग अब 600 के ऊपर ही करनी चाहिए। जब तक 600 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए ट्रेलिंग एसएल लगा लेना चाहिए 5T लेवल्स का। ठीक है, एक शेयर और देखिए एपटेक। सुमित, ये भी चलता है कभी कभी है, लेकिन जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। आज भी 8-9% से ज़्यादा की मजबूती इसमें बन चुकी है। एपटेक में इंट्राडे प्रॉफिट्स को बुक करें या फिर कंटिन्यू कर जाए, यानी कि BTST कर दें? आई थिंक एक बार होल्ड कर सकते हैं डिम्पी। एपटेक के अंदर ऑलरेडी हमने एक अच्छा मूव देखा है आज के दिन में। 150 से 152 से 165 तक का मूव ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक इमीडिएटली 170 172 के लेवल्स दिखा सकता है, तो एक बार स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशंस को। अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 158 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट मान के चले 170 से 172 के। ठीक है, इस बीच एक शेयर और देखिए, लगातार आप शेयर देख रहे हैं तो जैकॉब भी देख लीजिए, क्योंकि आज इसमें भी एक अच्छा मूव आया है। क्या इसको भी हम कंटिन्यू करें या फिर आज ही प्रॉफिट बुक कर लें? ये भी उसी नेचर का ही है, जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, नहीं तो फिर सुस्त पड़ा रहता है। देखिए इसके अंदर इमीडिएटली ऊपर में एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 73 74 के आसपास। एक क्लस्टर ऑफ जोन के मतलब क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप इसको। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही इसके अंदर फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 82 83 के लेवल्स दिखा सकता है। जब तक ये लेवल्स नहीं तोड़ते हैं तब तक यहाँ पे दोबारा एक बार रेजिस्टेंस फेस करे और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आई थिंक जैकॉर्प के अंदर इट्स बेटर कि एक बार बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी 5-6 रुपए का मूव हमने देख लिया है और यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। इस बीच हिंदुस्तान जिंक पर एक खबर आई है कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार जल्द अपना हिस्सा बेच सकती है। करीब 2% ऊपर हिंदुस्तान जिंक इस समय ट्रेड करते हुए। आनंद, वैसे भी मेटल स्पेस जो है वो इस लैकलस्टर लो वॉल्यूम मार्केट में हमने देखा कि ये ठीक ठाक आउट परफॉर्म करते रहा बीच बीच में। मेटल स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मेटल्स में ज़्यादा समझता नहीं हूँ, इसलिए कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये ज़रूर है कि फ़िलहाल अगर आपको मेटल में देखना ही है तो शायद हिंडाल्को और जिंक मतलब एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो दो क्षेत्र हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं। स्टील मेरे हिसाब से जितना रन होना चाहिए था वो हो चुका है, लेकिन इसमें कमोडिटी प्राइस ज़्यादा प्ले करता है बनिस्बत एक्चुअली कंपनी के फंडामेंटल्स, तो उसके ऊपर मेरी कोई राय नहीं है। ठीक है नताशा, ये हिंदुस्तान जिंक की नहीं बल्कि आप देखिए एल्यूमिनियम से कुछ एक और जुड़ी कंपनीज भी अच्छी खासी मोमेंटम में है। नाल्को आपके सामने है, इस समय ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। और ये सिंप्लीफिकेशन की मैं बात बोल रहा था ना, गवर्नमेंट इस सिंप्लीफिकेशन का एक और हिस्सा भी कर सकती है। आगे चलकर हो सकता है कि जो कुछ सरकारी कंपनीज सिक कंपनीज है उसको बेचे, क्योंकि लास्ट टाइम जब कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें टायर कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी बेचने की बात सामने निकल के आई थी। अब हिंदुस्तान जिंक में भी सरकार हिस्सेदारी बेच रही है। MTNL है, ITI है, HMT है, कई ऐसी कंपनीज हैं जो फिर लिस्ट में भी हैं। आप किसी कंपनी का ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे हिस्सेदारी बिकेगी और फायदा होगा? स्कूटर्स इंडिया को भी जोड़ सकते हैं आप। ये बात तो काफ़ी ऑफन आती रहती है, जब तक इसमें एक फाइनल डिसीजन नहीं होता और एक्चुअली प्रोसेस शुरू नहीं होता तब तक उसमें कोई कॉल लेना मुश्किल ही रहेगा। एंड गिवन कि इनका फंडामेंटल कोई स्ट्रेंथ बचा नहीं है इन कंपनीज में, वी वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। देयर आर मेनी बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट टू ट्रेड ऑन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट से फाइनल बेट देख लेते हैं। मनीषा हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए आज की फाइनल बेट। बताएं मनीषा। धन्यवाद डिम्पी। अगले हफ्ते ऑटो नंबर्स आएंगे, दिसंबर बिक्री के आंकड़े आएंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं ऑटो से स्टॉक्स होंगे जहां की मजबूती देखने को मिल सकती है। और इसलिए जो एक शेयर है बैंको प्रोडक्ट, इस पर नज़र बना के चलनी चाहिए अगले 20 मिनटों के लिए। इसमें लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि तकनीकी तौर पर देखें तो शेयर जो है 100-200 डेमा के आसपास एक सपोर्ट लिया और वहीं से शेयर में एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला है। फंडामेंटली देखें इस कंपनी के, तो कंपनी का माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर इस कंपनी का FY 16 में जो कंपनी ने आमदनी करी थी, उस आमदनी का करीब पहली छमाही में करीब 60% से ज़्यादा की उस आमदनी वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे इस कंपनी के बेहतर होंगे और पिछले साल के मुकाबले यानी FY 16 के मुकाबले FY 17 में कंपनी की आमदनी में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। लगातार कंपनी ने जो अपने ब्याज पर जो है खर्च को घटाया है और उसकी वजह से हमने देखा है कि मार्जिन में एक सुधार देखने को मिला है। कंपनी के पास कैश EPS देखें बेहतर है, करीब 4.5 रुपये के आसपास का कैश EPS है और बीते 3 सत्रों में देखिए शेयर में करीब 50% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली है। इस शेयर में लगता है 192-191 का लक्ष्य ऐसा जो हासिल कर सकता है, हालांकि 177 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शायद बाजार को आपका इंतजार था मनीष, आपके आते आते निफ्टी भी 8100 के पार चला गया कि ये तब तक थका हुआ था यहाँ पे 8080 के ऊपर निकल नहीं पा रहा था, अभी 8100 के पार निकला है।
शुक्रिया आपका मनीष करके में जुड़ने के लिए। और बैंक को प्रोडक्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पे आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं निफ्टी की बात। 8100 के पार आ गया है। कल यहीं से हम फिसले थे। क्या अगला 20-25 मिनट ऐसे तो नहीं वापस फिसल जाएंगे, इसलिए थोड़ी आपकी सावधानी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। और शुरुआत में भी हमने आपसे कहा था कि लास्ट का जो आधा घंटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से, क्योंकि इस दिन आप कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने लगता है और सौदों को सेटल करने लगेगा। इस बीच बैंक निफ्टी, एक बार इसका चार्ट देखेंगे आप सुमित, ये बैंक निफ्टी के अंदर हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमको धोखा मिला और डाइवर्जन दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि अभी 18,000 के ऊपर ये भी आया है। जिन्होंने शॉर्ट किया हो, मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, जिन्होंने शॉर्ट किया हो वो अपने सौदे काट लेंगे आप? देखिए टिम्पी, बैंक निफ्टी ने इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है जितनी हम निफ्टी के अंदर एक बार लोअर लेवल से देख रहे हैं। आई थिंक इमीडिएटली जो शॉर्ट करके बैठे हैं बैंक निफ्टी के अंदर वो 18,050 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 18,100 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर इसके ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी 18,300 18,500 तक चला जाएगा। जब तक ये 18,100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ऊपरी लेवल्स पे हमको दबाव देखने को मिल सकता है और शायद हो सकता है कि वापस से हमको 17,800 तक के लेवल देखने को मिले। तो फिलहाल एक बार के लिए 18,020 का लेवल चल रहा है, 18,100 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस एक बार होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स भी निकला और अच्छी मजबूती देखने को मिली है मार्केट में। अभी भी एज वी स्पीक 26,350 के पार सेंसेक्स और निफ्टी वही 8100 के आसपास ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक ये भी करीब 152 पॉइंट ऊपर इस समय, यानी करीब 1% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये भी 18,000 के ऊपर एटलीस्ट इस समय कंफर्टेबली होल्ड करते हुए। तो ये अच्छी चीज़ है कि 8100 के भी अगर ऊपर हो जाती है एक्सपायरी तो ये डेफिनेटली अच्छा संकेत मार्केट के लिए बनेगा अगली सीरीज़ में। लेकिन हाँ, ये होगा कि अगली सीरीज़ में भी जो स्टार्ट होगा अगली सीरीज़ का वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। एक्चुअल जो पार्टिसिपेशन है वो शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद, तो वो 2-3 ही हफ्ते बचेंगे मार्केट के पास। जो प्री बजट चाहे रैली करना चाहे या कुछ सेल ऑफ करना चाहे, जो भी करना चाहे, वो भुनाने के लिए, तो वो बड़ी चीज़ होगी। डिफेंस स्पेस में आपकी कोई पिक है क्या आनंद? बिकॉज ये दूसरा एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हो सकता है कि सरकार का फोकस हो बजट। अगेन डिफेंस भी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अभी तक अगर आपने देखा है जब से पॉलिसी चेंज हुई है तब से करीब 1.5 साल 2 साल होने को आया, अभी तक कोई खास ऑर्डर बुक किसी को नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर डिफेंस में आपको देखना ही है तो अगर आप 3-4 साल के लिए रुक सकते हैं तो उस व्यू में और उस टाइम फ्रेम में 2-3 कंपनियां हैं जो डिफेंस के लिए अच्छी लग रही हैं। एक तो महिंद्रा ग्रुप इटसेल्फ है। अगर आप देखें बाकी सारे बड़े ग्रुप जो हैं उसमें डिफेंस का प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कंपनियों में आ रहा है। सिर्फ महिंद्रा ऐसा लिस्टेड ग्रुप है जो सारा का सारा डिफेंस लिस्टेड कंपनी के अंदर है। दूसरा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डिफेंस के ऊपर भी ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। बाकी छोटी कंपनियों में प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, अस्त्रा माइक्रोवेव्स, 2-3 कंपनियां हैं जो डिफेंस में कर रही हैं, जिसमें ऊपर कुछ खास फर्क पड़ सकता है। लार्सन में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन लार्सन के लिए डिफेंस का ऑर्डर जो है मार्केट मूविंग होना मुश्किल है। नताशा, 2016 के अंदर एक सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा मार खाई इनफैक्ट नोटबंदी के बाद, वो एक सीमेंट स्पेस था, क्योंकि कई रीजंस दिए गए इसके पीछे कि कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा था, इंफ्रा पे एक्टिविटी कम हो गई, स्लो डाउन थोड़ा सा दिखेगा अगले 1-1.5 क्वार्टर के लिए, शायद इंफ्रा को लेकर वापस सरकार को एक बार मुहिम से चलानी पड़ जाएगी। ये सीमेंट कंपनीज 2017 का फ्लेवर हो सकते हैं, क्योंकि जो आज सस्ता है कल महंगा भी हो सकता है। कल हम ऐसा ना कहें कि देखिए हमको तो दिसंबर में से सस्ता मिल रहा था, आपको इंडियन सीमेंट आपको करीब 120 से नीचे मिल रहा था, और हम फरवरी या फिर बजट के बाद कहीं 50-60 रुपये ऊपर देखेंगे ना, फिर मन नहीं करेगा लेने का। तो फिर जो फ्रस्ट्रेशन है ना 2016 वाली, वो प्राइसिंग वाली चली जाएगी 2017 में। ऐसा तो नहीं होने वाला ना? देखिए, अगर आप सीमेंट की स्टोरी देखिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो जिस तरह का ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, उसका बेनिफिट सीमेंट को मिलना चाहिए। कंपनीज ने काफ़ी प्रूडेंटली अपने सप्लाई को भी कंस्ट्रेन रखा है, जिससे कि वो डिमांड सप्लाई मिसमैच जो चल रहा था वो भी ईज ऑफ कर जाए, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी प्राइसेस में देखने को मिल चुका है काफ़ी हद तक। और आगे जाके जिस तरह से डिमांड में अगर किसी तरह की बढ़ावत आती है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा ऑन द प्राइसिंग साइड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है करंट लेवल्स पे, एंड इट कैन डेफिनेटली बी लुक्ड एट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
नियर टर्म में उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि Q3 का एक सॉफ्टनेस आएगा, लेकिन इन टर्न जो है वैल्यूएशंस जो है वो और भी अट्रैक्टिव लग सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म ये सीमेंट लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव. इस बीच ऑलमोस्ट 1040 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं. नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 450 के आसपास इस समय मार्केट में देखने को मिल रही है. तो ये मार्केट की ब्रेथ है यार. ठीक है, झुकाव जो है वो बढ़त की तरफ है. आज वैसे भी जो इंटरनेशनल क्यूज़ हमने देखे हैं उसमें कुछ खास करने के लिए था नहीं. अब यूरोपियन मार्केट्स को भी देखिए तो रुझान सीमित दायरे में फ्लैटिश ही वहाँ पर देखने को मिला है. डाउ फ्यूचर्स भी ऑब्वियसली काफ़ी हद तक फ्लैट यहाँ पर. लेकिन इस फ्लैट मार्केट में हमारे पास एक बड़ा ट्रिगर है आपके लिए. कल आप देख सकते हैं मार्केट में हमारी धमाकेदार पूरे दिन धमाकेदार पेशकश. क्या है क्या ये धमाकेदार पेशकश? देखिए, धमाकेदार पेशकश ऐसे है कि आपको आधा घंटा भी नहीं छोड़ेंगे. आप 10 बजे पहले तो बेजानदारू वाला आपको बताएंगे कि कौन से शेयर चल सकते हैं. कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट होगी, कॉमोडिटी का 2017 का आउटलुक होगा. 12 बजे आप मस्ताने शेयर देखेंगे. 12:30 बजे 17 डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स होंगे. मार्केट आउटलुक होगा. 17 के 17 ट्रिगर्स होंगे. अवार्ड्स 2016 होंगे. और ये जो कमाई और मस्ती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पे मिलेगी. कुछ लोग कहते हैं हम समय से पहले बता देते हैं. कैसे बता सकते हैं समय से पहले? समय होगा तभी तो आप बताएंगे ना. बिना समय से पहले कैसे बताई जा सकती है चीज़? और समय कल है, शुक्रवार कल है, तो कल ही हम आपके सामने वो सारी चीज़ें रख देंगे. बिल्कुल. चलिए, तो आप भी देखने मत भूलिएगा. इस बीच आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स को बिल्कुल फ्लैट रुझान यहाँ पर भी बारिंग ज़ेटाडेक्स जो कि करीब 34 पॉइंट नीचे. लेकिन निफ्टी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. 8108 पर गया है अभी. यानी दिन के हाई लेवल्स पर सेटलमेंट करने की तैयारी में निफ्टी. ऐसे में BTST कॉल्स क्या हो सकती है ये बताने के लिए पल्लवी हमारे साथ जुड़ी. बताइए पल्लवी. शुक्र मीर, आज की पहली BTST कॉल है लोकेश उपल की तरफ से. HCL टेक में बाय करने की सलाह है. यहाँ पर टारगेट्स हैं 835 के. 809 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. लोकेश की तरफ से दूसरी कॉल भी बाय कॉल होगी. उनकी BTST है दीवान हाउसिंग की. यहाँ पर लक्ष्य रखा है उन्होंने 254 का. 238 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना होगा. नीरव छेड़ा की तरफ से भी 2 BTST कॉल्स है. पहली कॉल है हेक्सावेयर पर बाय करने की सलाह 216 के टारगेट्स के लिए. 202 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है. दूसरी कॉल उनकी तरफ से मदरसन सुमी की. यहाँ पर लक्ष्य रखा है उन्होंने 336 का. 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. आखिरी 2 कॉल्स है मानस जायसवाल की तरफ से, जिसमें से एक BTST और दूसरी STVT है. उनकी बाय कॉल है AB नुवो पर. टारगेट 1280 का. यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है 1220 का. साथ ही OBC को लेकर थोड़ा वो सेल साइड पर है. यहाँ पर सेल कॉल है OBC में 98 के टारगेट्स के लिए. 104 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. ठीक है, कुछ एक ऐसी कॉल्स हैं जिसमें आपको यूजुअली ज़्यादातर बाय की कॉल्स मिल रही है, जिसमें आप कुछ बैंक स्टॉक्स पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि OBC बैंक. यहाँ पे मानस जायसवाल की रिकमेंडेशन है, इस पे आप बाय करके चल सकते हैं. कुछ BTST कॉल या STVT आपकी तरफ से हो सकती हैं, क्योंकि आज हम जो सौदा ले रहे हैं वो कल काटेंगे. सुमित. देखिए, IT स्टॉक्स में एक चाल देखने को मिल रही है डिम्पी. और IT स्टॉक्स में हमको विप्रो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है. विप्रो के अंदर एक ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल कॉल ली जा सकती है. 471.80 का अभी प्राइस चल रहा है. 466 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 4 से 5 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस. और ऊपर में टारगेट आप मान के चले 480 से 482 के लेवल्स के लिए. तो आई थिंक विप्रो यहाँ पे एक अच्छा बैट है बाय करने के लिए. चलिए, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है विप्रो पर. आनंद, आपने क्योंकि कहा कि जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो मैटर करेगी सबसे ज़्यादा मार्केट के लिए. इसमें सबसे ज़्यादा आश्वस्त अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर कहाँ पर हैं आप? ऑटो स्टॉक्स. मैं सवाल नहीं समझा. ऑटो स्टॉक्स पर आप आश्वस्त हैं क्या अर्निंग्स को लेकर? 2 तिमाही के लिए तो अर्निंग्स ख़राब होने वाली है, लेकिन उसके बाद इसमें शायद रिकवरी सबसे जल्दी आ सकती है. सीधा कारण ये है कि अगर आपने आज पोस्टपोन किया तो अगले साल आप फिर से ख़रीद लेंगे जब जैसे ही पैसे थोड़े से वापस हाथ में आएंगे. तो ये परमानेंट पोस्टपोनमेंट नहीं होगा. तो ऑटो में मानता हूँ कि ग्रोथ आ सकती है. सस्ता खरीदना ज़रूरी है. अभी भी जो देखिए, अगर आप ज़्यादातर कंपनियां जो है 16 से 20 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, 1-2 को छोड़ के. तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ऑटो में कम से कम डिमांड की कमी मुझे नेक्स्ट ईयर नहीं नज़र आती. ठीक है निताशा, 2017 में अगर मेरे को कोई एक सरकारी कंपनी बाय करनी, मैं 2 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ. एक तो इंजीनियर्स इंडिया है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है नोटबंदी के बाद भी. मेरे को इसके साथ जाना चाहिए या फिर BHEL के साथ जाना चाहिए. ऑल टुगेदर कंपनी का थोड़ा सा काम अलग होगा, लेकिन दोनों ही यूजली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से ही जुड़ी हुई हैं. एक शेयर ऐसा जो बहुत चला, एक ऐसा जो बिल्कुल नहीं चला. मेरे को चलते हुए के साथ चलना चाहिए, जो रुका हुआ है एक्सपेक्ट करूं कि 2017 में चलेगा, उसके साथ रुकना चाहिए.
आई थिंक जो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि दोनों में से फंडामेंटल्स किसके बेटर हैं, और वो डेफिनेटली इंजीनियर्स इंडिया इज़ वे बेटर एज कम्पेयर टू BHEL। जिस तरह का केपेक्स मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, जो कि पब्लिक सेक्टर केपेक्स में जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, उसका बेनिफिट इंजीनियर्स इंडिया को मिलना चाहिए। उसके अलावा इट्स अ डेट फ्री बैलेंस शीट। मैनेजमेंट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इवन ड्यूरिंग द स्लो टाइम्स, जबकि केपेक्स ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गया था। इवन ड्यूरिंग दैट टाइम कंपनी हैज़ मैनेज टू मेंटेन इट्स फंडामेंटल स्ट्रेंथ। तो बिटवीन द टू वी वुड प्रेफर इंजीनियर्स इंडिया। ठीक है आनंद, ये जो क्रूड है ये 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि आप भी कह रहे हैं थोड़ा सा समय देना होगा मार्केट को, जल्दबाजी से कुछ नहीं कदम होगा, ये क्वार्टर के अंदर क्रूड क्या $55 या इसके ऊपर टिका रहेगा? अगर टिका रहने वाला है तो मेरा फोकस थोड़ा अपस्ट्रीम कंपनीज की तरफ हो सकता है, मेरा फोकस कुछ ऐसी कंपनीज की तरफ होगा जो क्रूड के बेनिफिशियरी हैं। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, स्पेशली क्रूड को लेके? एक क्वार्टर का समय है आपके पास। देखिए अगेन ये ग्लोबल कमोडिटी है, इसमें इंडिया में कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये जो कार्टेल बना है फिर से वो मजबूत रहा तो मेरे हिसाब से $60 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी इस वक्त मैं यही मानूंगा कि ऊपर की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा बनस्बत के नीचे। अगर कहीं इसमें डिसिप्लिन ब्रेकअप हो गई, जो कि संभावना है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि शायद वो 40% से ज़्यादा संभावना नहीं होगी, शायद उससे कम ही, तो ज़रूर फिर से वापस आ सकता है। तो रेंज जो है, अगर आप पूछ रहे हैं कि 50 to 60 में ऊपर की तरफ के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मैं फ़िलहाल तो यही मान के चलूँगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच बाजार बंद होने में 15 मिनट का समय बाकी है। निफ्टी 75 पॉइंट्स ऊपर है इस समय और सेंसेक्स 175 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक भी करीब 170 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, 18,050 तक ऑलमोस्ट ये जाते हुए अच्छा संकेत बनता है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं मिड कैप के। इसमें आप पिछले 1 घंटे के अगर मिड कैप के गेनर्स को देखेंगे, अर्ली गेनर्स को देखेंगे, तो इसमें कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस 1 घंटे में अच्छा ट्रैक्शन लिया है। अब ये देखिए, पेज इंडस्ट्रीज 6% चला है पिछले 1 घंटे में, DLF है 3%, अदानी एंटरप्राइज, वोल्टास, इन सब पर अच्छा मुंह देखने को मिला है। जस्ट डायल भी चला है आज तो। सीएट और सेल, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मुंह अच्छा है। ये वोल्टास आपको सुमित कैसा लग रहा है? देखिए मेर, वोल्टास के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये 330 का लेवल अगर ब्रेक कर दे तो यहाँ से आपको इसके अंदर एक फ्रेश अप मूव देखने को मिले, जिसके अंदर स्टॉक 355 360 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक इमीडिएटली जिसने भी वोल्टास के अंदर पोजीशन लेके रखा हुआ है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 330 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ये अच्छा तेजी का संकेत होगा स्टॉक के लिए। इस स्टॉक का 200 DA में भी 330 लेवल्स के आसपास है, उसके ऊपर क्लोजिंग आने में वो भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश बाय जैसे ही 330 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट 350 360 के होंगे। ठीक है, तो 2016 एक ऐसा साल था जहां पे बहुत ज़्यादा उठापटक हुई, ऐसी न्यूज़ फ्लो आई कि उसको अवार्ड ज़रूर दिया जा सकता है, क्योंकि ये साल भूले से भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमने कई कैटेगरी बनाई अवार्ड्स के और दिन भर आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अवार्ड्स अब तक दिए जा चुके हैं और कौन सी कैटेगरी भी बाकी है। देखते हैं अब कौन सी कैटेगरी का अवार्ड मिलना बाकी है। अंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, एक बार आप पहले बता भी रहे थे कि ट्रंप जो जीते हैं और एकदम से बड़ा बदलाव हो गया था ग्लोबली। अब ऐसी कौन सा ट्रिगर है जो 2016 में हुआ और इसको अवार्ड देना पड़ रहा है हमें? शुक्रिया टिम्पी। देखिए, ट्रंप की जीत सरप्राइज थी, लेकिन एक इवेंट कंफ्यूजन पूरे साल रहा, कंफ्यूजन ऑफ द ईयर, GST। कई सारी डेवलपमेंट्स हुई, कई सारी क्लैरिटी भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी GST वहीं का वहीं फंसा हुआ है। देखिए, क्रोनोलॉजिकली अगर आप चले, 9 अगस्त को GST संशोधन बिल को मंजूरी दे दी थी पार्लियामेंट ने। उसके बाद 8 सितंबर को प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि 3 नवंबर तक आते आते GST की जो 5 स्लैब्स की बात हो रही थी, वहाँ पे भी क्लैरिटी आ गई कि 5 स्लैब्स के तहत GST लागू होगा। और उन 5 स्लैब्स में क्लैरिटी के आने के बाद अब GST कहीं ना कहीं ड्यूल कंट्रोल में फंसा हुआ है। महीने दर महीने GST काउंसिल की बैठक हो रही है, 2 दिन की बैठक के बावजूद भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अभी भी स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में एक सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा साल बीत गया। GST रोल आउट होना था 1 अप्रैल 2017 से, उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि क्या सितंबर 2017 तक भी GST आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो आपने बता दी, लेकिन ये साल शायद मर्जर के लिए भी बड़ा फेमस था। वो कौन सा मर्जर था जिसको अवार्ड दे रहे हैं?
सबसे बड़ा मर्जर डिम्पी रेल बजट और यूनियन बजट का मर्जर, यानी अब वन नेशन वन बजट आएगा इस बारी। बेसिकली अब तक क्या होता था, पहले रेल बजट पेश किया जाता था, उसके बाद यूनियन बजट आता था, लेकिन अब 2017 से आपको एक ही बजट आएगा, यूनियन बजट का पार्ट ही होगा रेल बजट। और कई सारे पॉजिटिव्स भी है इसके, क्योंकि आपके जो प्लान और नॉन प्लान खर्च हैं उनके बीच में जो गैप है वो रिड्यूस होगा, बजट को समझना आसान हो जाएगा। बजट अपने आप में एक कंफ्यूजिंग पॉलिसी हो जाती थी, पूरा वो बही खाता पढ़ना, उसे समझना, इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन क्योंकि अब ओवरऑल बजट स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मर्जर 2016 का जिसकी अनाउंसमेंट हुई वो बजट के, रेल बजट और यूनियन बजट के मर्जर का था। दोनों बजट एक साथ पेश किए जाएंगे, दोनों बजट में आप ज़्यादा स्ट्रीमलाइनिंग होगी, ज़्यादा आसान होगा उनको समझना। मीर, जो ये रेल बजट और बजट आम आ रहा है, क्या ये बैग भी बड़ा हो जाएगा कि फोटो सेशन में जो पहले मैंने तो बैग सुना है रखते थे स्पीच उल्टा छोटी हो जाएगी, मैंने तो सुना है स्पीच उल्टी छोटी हो जाएगी, तो ये देखना होगा। लेकिन इस बीच चलिए, शुक्रिया अंचल इन अवार्ड्स के लिए। बजट की बात हुई तो वित्त मंत्री आई गई है। हाँ, सुनते हैं क्या लोग। We are extremely grateful to the people of India who have in very large measure supported this move. The remonetization has substantially advanced, and what is significant is that not a single incident of any form of unrest has been reported in the country. The Reserve Bank has very large amounts of currency available, and it will continue to support the market to the extent that the market needs that kind of liquidity. Amongst the currency which was in circulation on the 8th of November, a very large part has already been replaced and would continue to be replaced to the extent that the market requires that currency. More and more notes of rupees 500 are also being released into the market through the banking and the post office system, and therefore we can now see a lot more currency coming into recirculation, which is enabling the banking system and the ATMs to further augment the supplies itself. Already a large part of the benefits of this historic move are visible. A lot more money has come into the banking system. Cash has an anonymity attached to it. What comes into the banking system gets identified with a person. And therefore, its impact on taxation and revenue collection is already being seen. The ability of the banks to lend has now increased. The revenue figures itself are most significant. We have till the 19th of December the direct tax figures of income tax, which are now available, and the net increase in the income tax so far has been to the extent of 14.4%. And if one factors in very large quantums of refund, because these days the refunds are also made immediately, the net increase is still 13.6% till 19th of December. The indirect tax figures are also available. And notwithstanding what the critics have predicted, in all the categories till 30th of November, there is a very significant increase in indirect taxation. In the central indirect taxes, the increase is 26.2%. This is till the 30th of November. And this includes excise duties increasing by 43.5%, service tax increasing by 25.7%, and customs duties by 5.6%. We've also tried to check up
the figures for the month of November, which could have been adversely impacted on account of the currency replacement, compared to the November of 2015, on a year-to-year basis, the November of 2016, all the three indirect taxes, the collection is much higher. We've also been trying to look at the figures of the state governments for the actual month of November, which would be reported by the state governments only towards the end of December. The increase or decrease is not very significant. And in several areas which could have been impacted because of this move, for example, in the field of agriculture, because we were also concerned that it should not cause any distress in the rural areas, the Rabi sowing overall for all crops is 6.3% higher than last year. Now the Rabi crop plantation sowing being higher, life insurance businesses have increased, international tourism has increased, air passenger traffic has increased, petroleum consumption has increased, the flow into the mutual funds has increased by 11%. Of course, there would be areas which are also adversely impacted. But what was being predicted by the critics has to have a rationale with the revenue collections. Assessments can be unreal, but revenue is real. And therefore, many of these indicate that now with the critical part of the remonetization already behind us, and there being no significant impact in a large number of these areas, it should certainly be much better in the weeks and the months to come than it was in the last 6 weeks or so. प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था 8 नवंबर को, अब तो उसके स्पष्ट परिणाम सामने आने लग पड़े हैं। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है या उसके आधार पर जो कारोबार होता है उस पे लगेगा। बैंक की क्षमता भी ऋण देने की बढ़ती है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। तो ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली और डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट का ब्यौरा दे रहे थे और साथ ही उन्होंने जनता का आभार भी माना। 71 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 8105 पर इस समय बाजार बंद होने की तैयारी में 2016 की आखिरी एक्सपायरी की तरफ हम इस समय आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, इसमें एक्सपायरी के साथ साथ मार्केट ने भी 8100 का लेवल टच कर लिया। एक बार फटाफट से मार्केट्स का एक बार राउंड अप देख लेते हैं कि मार्केट्स में आज दिन भर में हुआ क्या। इस बार की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड था कि शायद 8000 के ऊपर रहेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव के साथ करीब 8100 हमको मिल रहा है। ये अच्छी बात है और सौदे करीब 30 से 40% मंदी के हमको कटते हुए दिखे हैं। आज जो पार्टिसिपेशन था कुछ मझोले और स्मॉल कैप शेयर्स को में ज़्यादा देखने को मिला। ये एक दूसरा इंडिकेशन होता है बाजार के अंदर, जब जो ट्रेडर्स, जो एक रिटेल ट्रेडर्स है, इनका मूव हमको मिड कैप और स्मॉल कैप से क्लियरली विजिबल दिखता है, तो शायद वो एक मूव फिर से देखने को मिल रहा है। आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव था, जैसे कि IFC बड़ा बेनिफिशियरी बना क्योंकि NSE का IPO आ रहा है। जैकॉब के अंदर अच्छी खासी मजबूती थी। डाटामेटिक कैशलेस बेनिफिशियरी है और राकेश झुनझुनवाला ने भी 2-3 दिन पहले यहाँ पे कुछ एक बाइंग किया, तो एक आज के हीरो बनते हुए नजर आए हैं। और लिकर शेयर आज चल रहे थे, आज शुगर के शेयर्स कुछ चले हैं वापस। इसके अलावा आज चावल के शेयर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम फिर से बनता हुआ दिखा है और कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स भी चले हैं। हालांकि सारे फार्मा शेयर नहीं चले। 2016
2016 का लूजर सन फार्मा अभी भी लाल निशान में था, लेकिन और कुछ एक फार्मा स्टॉक्स हमको कुछ बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस सीरीज को अगर आप देखें तो ओवरऑल जो मार्केट का मूव था वो करीब 1-1.5% का ही रहा, और ये भी गनीमत है क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये नेगेटिव रिटर्न देगा दिसंबर सीरीज़ के लिए, जो कि साल की आखिरी सीरीज़ थी। और अब कुछ एक स्टॉक्स आप देख रहे हैं जहां पर हमने अच्छा रिटर्न जनरेट होते देखा है, जैसे EIL पर 19% रिटर्न था, टाटा एलेक्सा, माइंडट्री, ये कुछ काउंटर्स थे जिस पर ओवरऑल रुझान अच्छा देखने को मिला। लेकिन निफ्टी जो कि 72 पॉइंट्स ऊपर 8100 के ऊपर है, इसने डेफिनेटली इस पूरी सीरीज़ में काफ़ी परेशान भी किया है ट्रेडर्स को, और कुछ हद तक गेस वर्क उनसे करवाया है कि ये फाइनली किस रेंज में जाने वाला है। ये पिछले 2-3 दिन का मूव है, इससे अगर आप हटाकर देखें तो इस पूरी सीरीज़ में FIs की सेलिंग भी उसी तरह की देखने को मिली है। खैर चलिए, क्लोजिंग हो रही है मार्केट की, देख लेते हैं एक बार कि ये कहाँ जाके फाइनली सेटल हो रहा है। तो 8104 पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए 70 पॉइंट्स ऊपर। बैंक निफ्टी 158 पॉइंट ऊपर 18,040 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 140 अंकों की मजबूती, 26,350 का लेवल देखने को मिल रहा है। और इंडाइसेस सारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार बंद होने से पहले जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी के अर्ली गेनर्स को कि कौन कौन से स्टॉक्स फाइनली जो आखिरी घंटा था मार्केट का उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रहे हैं। और इसी के साथ देख भी लेते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ये देखिए अर्ली गेनर्स में आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, DVR, यस बैंक, BPCL, बैंक और ज़्यादातर ऑटो नंबर्स भी हैं जिनके ऑटो स्टॉक्स हैं, इन सब पर अच्छा मूव देखने को मिला है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छा मूव दिया है आखिरी घंटे में, साथ ही टाटा मोटर्स का ऑर्डिनरी स्टॉक, मारुति सुजुकी, BPCL, ये सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा रुझान। मार्केट क्लोज 8105 पर फाइनली निफ्टी की क्लोजिंग आते हुए 2016 की आखिरी सीरीज़ 1% गेन के साथ बंद होते हुए, ऑलमोस्ट 1% गेन के साथ निफ्टी 8100 के ऊपर बंद हुआ है। और सेंसेक्स 26,351 पर 140 अंकों की मजबूती के साथ बंद होते हुए। निफ्टी बैंक 18,027 पर 151 अंकों की मजबूती के साथ बंद होते हैं। बिल्कुल, इस बीच अगर आप देखें, सिर्फ फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जो कि सेक्टोरियल थोड़ा सा लाल निशान में आया। यूजुअली आप सेक्टर्स अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ थी और सबसे ज़्यादा मजबूती तो हमको मेटल्स में आती हुई दिखी है। लिटराफ, ऑटो चले, और इसके अलावा रियल एस्टेट जो थोड़ा लेगार्ड था उसने भी पार्टिसिपेट किया इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी में। स्पेशली DLF का मूव बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो 100 तोड़ रहा था अब 110 के आसपास बनता। वॉल्यूम में कोई कमी नहीं, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार इस बार भी देखने को मिला। ये पिछले 3 दिन अच्छा पिकअप हमको रोल ओवर में मिला, अच्छा पिकअप हमको वॉल्यूम में मिल रहा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जनवरी की सीरीज़ जब शुरू हो रही है तो उसके अंदर भी एक अच्छा वॉल्यूम हमको ज़रूर आता हुआ दिखे। आनंद, आज की क्लोजिंग पे आपका कमेंट चाहिए, आपको इसकी क्लोजिंग कैसे लगी, और बाजार ये जो आखिरी सीरीज़ क्लोज करके गया है ये क्या इंडिकेशन देके गया है, कि सेंस ऑफ अ कन्फ्यूज़न या सेंस ऑफ अ क्लैरिटी? आई डोंट थिंक इस वक्त ना क्लैरिटी नज़र आ रही है मुझे। जैसे मैंने कहा 31 दिसंबर जो है एक महत्वपूर्ण दिन है NAV के लिए, तो इसलिए मैं उसका कोई पर्टिकुलर महत्व नहीं समझता हूँ आज की क्लोजिंग का। मेरे हिसाब से शायद कल भी बाजार थोड़ा सा स्ट्रांग ही रहेगा। रियल ट्रेंड आपको तब पता चलेगा जब नया सीरीज नई मंथ शुरू होता है, तो फर्स्ट सेकंड के बाद ही अगर आप रुझान देखेंगे तो पता चलेगा कैसा जाता है बाजार। तो इस वक्त के लिए ये क्योंकि इतना गिरा था, कुछ हद तक वापस शेयर के भाव वापस आ गए हैं, तो उसी में खुश रहना चाहिए। चलिए, इसी में खुश रहना चाहिए, अच्छी बात है। आनंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं कि 2017 अच्छा रहे। नताशा, आपको भी 2017 के वर्ष की शुभकामनाएं, और सुमित आपको भी शुभकामनाएं 2017 के वर्ष।